अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के लेक्चर में हम साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, यानी साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वी कांट ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। अब मैकेनिकल वेव्स जो यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स। तो हमने अब ये डिसाइड करना है कि जो साउंड वेव्स हैं, मैकेनिकल तो साबित कर चुके हम बेल जार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स की कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। आया कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं या ये लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो बाय डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मोशन जो है वो वेव्स की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन हमने यूँ सीखी थी कि वो वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो वाइब्रेटरी मोशन है दैट इज़ टू एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ये कह सकते हैं कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो हमने ये साबित करना है कि ये साउंड वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स हैं या कि लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल कैटेगरी में फॉल करती हैं। उसके लिए भी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ट्यूनिंग फोर्क हम इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि साउंड वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्यूनिंग फोर्क इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन स्कूल लेबॉर्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। एक स्पेसिफिक साउंड पैदा करने के लिए वाइब्रेट करवा के ट्यूनिंग फोर्क से आवाज़ पैदा की जाती है। अमूमन स्कूल लेबॉर्ट्री में हम इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ये दो इसके प्रॉन्ग्स होते हैं, मेटेलिक होता है ये बना हुआ मेटल का, और नीचे ये इसका हैंडल बना हुआ था पकड़ने के लिए। तो क्या करेंगे हम, तो ये इसका प्रॉन्ग ले लेंगे लेफ्ट या राइट, और उसको यूँ रबड़ पैड के ऊपर हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इसको हैंडल से पकड़ के जब इसको रबड़ पैड के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, या दूसरा ऑप्शन ये भी है, आपकी बुक में जो लिखा है वो ये है कि आप रबड़ का हैमर जो है वो इसके प्रॉन्ग के ऊपर यूँ हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि जो रबड़ पैड होता है गोल सा इतना सा बना होता है रबड़ का, उसके ऊपर इसका जो प्रॉन्ग है उसको स्ट्राइक किया जाता है, हिट किया जाता है। तो जब हम इसका एक प्रॉन्ग जो है उसको यूँ रबड़ पैड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेगा, ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ये इसकी मेन पोजीशन थी ओ, जहाँ पर ये शुरू में था वाइब्रेट करवाने से पहले। जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं रबड़ पैड या रबड़ हैमर पर, तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। कभी ये ओ से ए की तरफ जाता है इस तरफ वाइब्रेट करके, और कभी वापस वाइब्रेट करके ओ से बी की तरफ आता है। अब ये ए और बी जो हैं दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस, ये इस वाइब्रेट करते हुए प्रॉन्ग की एक्सट्रीम पोजीशंस होगी। तो ये ए से बी और वापस बी से ए की तरफ कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है यूँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है तकरीबन 300, 512, 330 इतना 300 से आबादी तकरीबन होती है, क्योंकि ये कम से कम फ्रीक्वेंसी आपको पहले भी बता चुका कि 20 हर्ट्ज़ होती है विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो ये इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ आल्सो वेरी फीबल साउंड है, नॉट अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क से पैदा होने वाली आवाज़ जो है वो भी ज़्यादा लाउड नहीं होती, बड़ी फीबल होती है। इवन उसको सुनने के लिए जब आप उसको रबड़ पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद उसको कान के करीब लाना पड़ता है, यहाँ पे इतना क्लोज लाएंगे तो फिर आपको उसकी जो साउंड है वो सुनाई देगी। यानी फीबल साउंड प्रोड्यूस होता है इवन 300-500 फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद।
तो इससे जब ज़ाहिर है कान के करीब लाकर इसके साउंड को सुना जा सकता है, जिससे पता चलता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये वाइब्रेट करके अपनी मीन पोजीशन ओ से ए की तरफ जाएगा, तो जो लेयर्स ऑफ एयर हैं इसके राइट साइड पर, जो हवा की तहें हैं, जब ये ओ से ए की तरफ जाता है तो वो लेयर्स ऑफ एयर जो हैं उनके ऊपर एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि वो लेयर्स ऑफ एयर विच आर एक्टिंग हियर एज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या लेयर्स ऑफ एयर जो हैं जब ये ओ से ए की तरफ जाएगा वाइब्रेट करके, तो उनके ऊपर एयर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, यानी वहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। और याद हो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि द एरिया और रीजन ऑफ वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, यानी वेव्स मैकेनिकल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहाँ पर लूप्स ऑफ स्लिंकी या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, दोज आर नोन एज कंप्रेशंस। तो जब ये ओ से ए की तरफ जाता है तो एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से लेयर्स ऑफ एयर पर वो एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एरिया बनता है वो कंप्रेशन कहलाता है। नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब ये वाइब्रेट करके ए से बी की तरफ जब आएगा, ए से बी की तरफ वाइब्रेशन के दौरान जो हवा की तहों यानी लेयर्स ऑफ एयर के ऊपर यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ऊपर जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था उसके इस तरफ मोशन की वजह से, अब वो प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो लेयर्स ऑफ एयर हैं अगेन उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी वो अब एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल हालत में चली जाएंगी। और जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो यहाँ पर लेयर्स ऑफ एयर हैं, जहाँ पर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, दोज एरियाज ऑफ दीज वेव्स आर नोन एज रेयरफैक्शंस। तो ये रेयरफैक्शन क्रिएट होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी। अब नेक्स्ट फिर वही मोशन जो है रिपीट होगी फ्रॉम बी टू ए। जब ये बी टू ए मूव करेगा अगेन लेयर्स ऑफ एयर यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगेन उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगेन जो एरिया प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द कंप्रेशन। तो अगेन ये कंप्रेशन बन जाता है। वंस अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और जब ये से बी की तरफ आता है तो फिर वो लेयर्स ऑफ एयर हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है वो वंस अगेन कम हो जाता है और रेयरफैक्शन जो है वो क्रिएट होता है। सेम इसी तरह से कंटिन्यूसली इंटरचेंजेबली ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो हैं ये क्रिएट होते रहते हैं, और ये जो प्रोंग है ये कुछ देर तक वाइब्रेट करने के बाद स्टॉप हो जाता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो ये बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस दीज आर द पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। क्योंकि जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हैं ये इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनते हैं या इन केस ऑफ कंप्रेशनल वेव्स बनते हैं, तो इस बात से ये साबित होता है कि जो साउंड वेव्स हैं यानी जो आवाज़ की वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर हैं, यानी इनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो ट्रैवल करने की डायरेक्शन है वो भी इधर से इधर या इधर से इधर है, और जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे हैं दीज आर आल्सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। So we can say that the direction of propagation of wave is parallel to the direction of propagation of particles of the medium. Therefore, the sound waves are longitudinal waves in nature.